नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और मेरे रजनीश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का जो है मानव भूगोल के सिद्धांत चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर की ओर चलने से पहले मैं जो है आप लोगों के सामने जो है एक पंक्ति पेश करना चाहता हूँ। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रोगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना आखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो पंक्ति है बहुत ही अच्छी पंक्ति है, ठीक है, जो कि एक मोटिवेशनल पंक्ति है। तो मुझे ये पंक्ति जो है काफ़ी अच्छी लगी, इसीलिए जो है मैंने जो है आज का जो चैप्टर है, जो द्वितीय जो चैप्टर है, इसका आरंभ जो है इस पंक्ति को जो है आपको सुनाकर जो है किया। तो अपने जो है अब अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चैप्टर की ओर चलने से पहले मैं कुछ जो है आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स जो है प्रस्तुत कराना चाहता हूँ। तो वो जो फैक्ट्स जो है, जैसे कि विश्व की जनसंख्या अभी वर्तमान में कितनी पहुंच चुकी है। सभी लोगों को ये जानने की जो है इच्छा होती है कि भाई अभी विश्व की जनसंख्या जो है कितनी है। तो अभी विश्व की जो जनसंख्या है वो आपकी 7.8 बिलियन अरब जो है पहुंच गई है। 7.8 बिलियन अरब पहुंच चुकी है, ठीक है। दूसरी बात कि जो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो देश है वो कौन सा है? लाइबेरिया। कौन सा है? लाइबेरिया। तीसरी बात, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है वो कौन सा है? लातविया। लातविया, और आपकी बुक में जो है ये लैटविया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लैटविया। तो दोनों एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। तीसरी बात, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। चौथी बात, डीएनए की फुल फॉर्म, ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, डीएनए वाला। तो डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। फिर एड्स की फुल फॉर्म कभी कल आप लोगों को पूछ ली जाती है। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी। एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम। तो ये आप लोगों को याद रखनी है। दूसरी बात, ये जो आप लोगों के बुक में जो डाटा जो दे रखा है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश, ये जो डाटा है आपका 1995 से लेके 2000 के बीच वाला जो है डाटा आप लोगों का दे रखा है, जो कि काफी पुराना डाटा है। तो अभी नया जो डाटा 2020 का है, तो उसमें जो है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो देश है उसका नाम है लेबनान। क्या है उसका नाम? लेबनान। ये वर्तमान में है। दूसरा, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जो देश है वो है अंडोरा। क्या है उसका नाम? अंडोरा। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, वर्तमान में जो है कौन सा जो है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश है और सबसे कम वृद्धि वाला जो देश है वो कौन है वर्तमान में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला जो प्रश्न बनता है, जनसंख्या घनत्व। क्या बनता है? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ ही होता है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। दूसरी बात, इसी से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि क्रॉस क्वेश्चन है। जैसे कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? बिहार। कौन सा राज्य है वो? बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। दूसरा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आगे हम चलते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन आता है, सघन आबाद क्षेत्र। सघन आबाद क्षेत्र किसे कहते हैं? तो विश्व में सघन आबादी उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां की आबादी कितनी हो? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। उन क्षेत्रों को सघन आबाद क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। जैसे जो आपका यूरोप का उत्तर पश्चिमी वाला एरिया है ना, उसको जो है सघन आबाद क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है वो जनसंख्या वृद्धि से बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि, तो किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान हुए जनसंख्या में बदलाव या फिर परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक तथा ऋणात्मक भी हो सकता है। अब धनात्मक कहने का मतलब क्या होता है? धनात्मक का अर्थ होता है पॉजिटिव,
धनात्मक का मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव। यानी जब जनसंख्या बढ़े तो वो धनात्मक होता है, जब जनसंख्या जो है कम होए तो वो ऋणात्मक होता है। अर्थात जब जो है जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से जब ज्यादा होता है तब वो धनात्मक होता है, और मृत्यु दर से अगर जन्म दर कम होता है तो वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है। आगे चलते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक 3 हैं। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। तो ये जो है घटक है जनसंख्या परिवर्तन के। अगर कहीं जन्म दर ज़्यादा हो जाए या फिर मृत्यु दर ज़्यादा हो जाए या फिर प्रवास जो है लोगों का हो या फिर जन्म दर कम हो या फिर मृत्यु दर कम हो, ठीक है, यानी इन तीनों में कुछ भी परिवर्तन होता है तो वो जनसंख्या परिवर्तन के घटक है एक तरीके से, और वो जनसंख्या परिवर्तन के घटक कहलाएंगे। क्योंकि जनसंख्या हमारी कब बढ़ेगी, जब जन्म दर या फिर मृत्यु दर या फिर प्रवास में जो है हमारे जो है बदलाव जब आएंगे तभी तो हमारी जनसंख्या जो है या तो ग्रोथ करेगी, जाहिर सी बात है, या तो बढ़ेगी या तो फिर कम होगी। अगला जो प्रश्न आता है जनसंख्या वितरण से होता है। अगला जनसंख्या वितरण से। जनसंख्या वितरण का अभिप्राय है जमीन पर लोगों के फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया जमीन, तो ये काफी मतलब वैसा वर्ड है कि आप लोगों के समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों की जो बुक में भूपृष्ठ दे रखा है तो भूपृष्ठ भी जो है अच्छा वर्ड है, तो यहाँ पे भूपृष्ठ भी आप लिख सकते हो कि भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहा जाता है। आगे चलते हैं, तो आगे जो क्वेश्चन आता है वो प्रवास आता है। प्रवास, प्रवास जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास। अब प्रवास में दो चीज होती है, एक तो उद्गम स्थान और एक गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान जहाँ से लोग चलते हैं और गंतव्य स्थान जहाँ पे लोग पहुँचते हैं, एग्जाम्पल मानो कि मैं जो मुकुंदपुर से चला और आजादपुर चला गया, यानी मुकुंदपुर से मुझे जाना है आजादपुर, मुकुंदपुर से चलना स्टार्ट किया और चला गया कहाँ? आजादपुर। तो मेरा उद्गम स्थान जो होगा वो मुकुंदपुर होगा, उद्गम स्थान क्या होगा? मुकुंदपुर, और गंतव्य स्थान मेरा आजादपुर होगा। तो आशा है कि इस बात से आप लोग समझ चुके होंगे। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो प्रवास के कारण। प्रवास के कारण तो दो कारण है, एक तो अपकर्ष और एक प्रतिकर्ष। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये गलत है, ये मिसप्रिंट है, ठीक है इसमें, तो इसको आप लोग सही कर लेना। यहाँ पे जो है प्रतिकर्ष होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्रतिकर्ष होगा ये वाला, ठीक है, प्रतिकर्ष यानी माइनस, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे जो है आपका ये वाला जो है अपकर्ष होगा, ये वाला अपकर्ष, ठीक है, इसको जो है अपकर्ष, अपकर्ष यानी पॉजिटिव, अपकर्ष हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो भाई जो लोग प्रवास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, क्या कारण है कि वो लोग जो है प्रवास करते हैं? पहला कारण भाई वहाँ पे जो है बेरोजगारी होगी, क्योंकि वहाँ पे उनको रोजगार नहीं मिल पाता होगा, इसीलिए तो वो लोग वहाँ से जो है ज्यादातर जो लोग हैं वो गांव से जो है शहर की ओर जो है प्रवास करते हैं। तो पहला जो कारण है वो क्या हो जाएगा? बेरोजगारी, कि उनको रोजगार नहीं मिल पाता। ये आपका प्रतिकर से याद रखना, ये ठीक है, ये नेगेटिव वाला है। दूसरा, या फिर रहन सहन की दशा जो है उनकी क्या होगी? निम्न होगी। क्या होगी? उनकी दशा निम्न होगी, यानी उनकी जो रहने सहने की जो दशा है वो बहुत ज्यादा खराब होगी। इस कारण से वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है लोग चले जाते हैं या फिर प्रवास कर जाते हैं। दूसरा, प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु ये भी एक कारण है जिसके कारण जो है लोग जो है प्रवास जो है करते हैं। अगला कारण जो है महामारी। प्रतिकूल जलवायु का मतलब होता है वहाँ की जलवायु जो है मतलब ठीक नहीं है, वहाँ की जलवायु यानी कि वहाँ की जो जलवायु वह अच्छी नहीं है, वहाँ का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है। अगला जो है अशांति, या तो उस क्षेत्र में अशांति होगी अर्थात वहाँ पे शांति नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा होता होगा, इस कारण से भी लोग जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करते हैं। या फिर प्राकृतिक आपदा, ये भी एक कारण जिस कारण जो है लोग प्रवास करते हैं। तो ये नेगेटिव कारण है, ये प्रतिकर्ष में आएगा। ये किस में आएगा? प्रतिकर्ष, ठीक है। और ये जो है ये अपकर्ष में आएगा, ये सारे कारण अपकर्ष के हैं, ठीक है। तो अपकर्ष में लोग जो है अच्छे मतलब बेहतर अवसर के काम के बेहतर अवसर की जो है तलाश में जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं, या फिर रहन सहन की अच्छी दशा पाने के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह पे लोग प्रवास करते हैं। शांति सुरक्षा, शांति के लिए भी या फिर सुरक्षा के लिए भी जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है लोग प्रवास करते हैं। या फिर अनुकूल जलवायु, अपने अनुसार जलवायु, जैसे कुछ लोगों को जो है
आपका शिमला वाला जो एरिया है या फिर हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया या आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वहाँ पे रहना पसंद है। उनको जो है वही जलवायु जो है सूट करती है, तो वो वहीं पे रहते हैं। तो ये तो आपका जो है प्रवास के कारण हो गया। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताएं। जनसंख्या वितरण के प्रभाव, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताएं। तो पहला कारक भौगोलिक कारक है, दूसरा कारक आर्थिक है, दूसरा कारण आर्थिक कारण। तो भौगोलिक कारण, भाई जहाँ लोगों को जो है जल मिल जाता है वहीं तो जो है ज़्यादातर लोग जो है बसते हैं या फिर वहीं जाके प्रवास करते हैं। जल की उपलब्धता भी एक कारण, जिसके कारण जो है जनसंख्या जो है वितरण प्रभावित होता है। अर्थात जो है जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। जिन क्षेत्रों में जो है जल आसानी से मिल जाता है उन क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहते हैं, अर्थात ज़्यादा जो है जनसंख्या बसती है। यहाँ पे बस्ती ना होके यहाँ पे बस और ती होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बस्ती है, ज़्यादातर जो है लोग वहाँ पे रहते हैं। यही कारण है कि हमारी जो सारी सभ्यता है वो भी कहाँ पे बसी है, नदी घाटी के किनारे, यानी नदी वाले जो के किनारे ही जो है हमारी सारी सभ्यता बसी हुई है। चाहे वो सिंधु सभ्यता ही क्यों ना हो, सिंधु जो सभ्यता है वो भी जो है आपकी सिंधु नदी के किनारे बसी है। ठीक है, दूसरा भू आकृति, एक तो था जल उपलब्धता के कारण, दूसरा भू आकृति। समतल या फिर मैदानी क्षेत्रों में अधिक लोग रहते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में फसल उत्पादन करना और घर बसाना जो है और सड़क बनाना आसान होता है। लोग जो है पहाड़ी स्थानों में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि पहाड़ी जो है इलाके होती हैं वहाँ पे संसाधन की भी कमी होती है और वहाँ पे जो है सड़क जो है नहीं बना पाते, मतलब बनाने का जो है आसान नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो है पूरा आपका बर्फ वाला एरिया होता है। ठीक है, वहाँ पे कोई हादसा भी होने का जो है संभावना होता है। इस कारण से वो लोग जो लोग जो है वहाँ पे जो है आपका पटरी भी नहीं बिछाते। ठीक है, वहाँ पे जो है रेल पटरी भी जो है नहीं बिछाते, पर कई जगह है जहाँ पे बिछाया गया है भारत में। अगला जो है मृदा आता है। मृदा यानी लोग हमेशा ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो ताकि उनका भरण पोषण भी अच्छे तरीके से हो पाए। अर्थात तो उनको जो है जो वो मतलब उत्पादन करे, जो वो उत्पादन करे उसकी जो है मतलब उत्पादन करे वो जो है ज़्यादा मात्रा में उग पाए। इसीलिए जो है ज़्यादातर जो लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ हो, ताकि वो लोग जो है कृषि करके अपना जो है जीवन भी यापन कर सके। दूसरा जो है आपका जो है पॉइंट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पहला जो है खनिज आ जाएगा। जिन क्षेत्रों में अधिक खनिज पाए जाते हैं वह खनन कार्य अधिक होते हैं। वहाँ क्या होता है, खनन कार्य अधिक अधिक होता है, जिसकी वजह से मजदूरों को रोजगार मिलता है और ऐसे क्षेत्रों में लोग अधिक बसते हैं। अगला जो है नगरीकरण। अगला क्या है, नगरीकरण। ये तो आपको समझ में आ गया हो, खनिज। ठीक है, खनिज यानी जैसे जो मिनरल्स जो होते हैं उनको जो है धरती के नीचे से जो है खोद कर जो है निकाला जाता है, खोद कर जो है खनन करके उसको निकाला जाता है। तो उसके लिए तो रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार जो है यानी मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी और मजदूरों को जो है आवश्यकता पड़ेगी तो मजदूरों को एक तरीके से रोजगार भी मिलेगा। तो अधिकतर जो लोग हैं उन्हीं क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे जो है उनको रोजगार मिल सके। अगला जो है नगरीकरण, यानी लोग जो है नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा बसते हैं। जाहिर सी बात है, क्यों बसते हैं, ताकि वहाँ पे जो है सुविधाएं ज़्यादा होती है नगरीय क्षेत्रों में मुकाबले किसके, तो गांव जो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ के, क्योंकि वहाँ जो है स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सेवाएं अच्छी होती तथा ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में लोगों का प्रवास भी होता है। तो ये जो क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी इसका खींच लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है किसे कहते हैं और इसकी 3 अवस्थाएं बताएं। तो संक्रमण सिद्धांत जो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में यानी वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पूर्वानुमान, यानी पहले से ही पता लगा लेना कि इस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या होने वाली है। ठीक है, तो इसी को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से हमारा मतलब है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग, तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का। इसकी 3 अवस्था होती है। प्रथम अवस्था, ठीक है, इस अवस्था में उच्च जन्म दर होता है और उच्च मृत्यु दर होता है। ठीक है, आपदा के समय मृत्यु दर अधिक होती है और साक्षरता और प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होता है। क्या होता है, साक्षरता और प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होता है। तो ये प्रथम अवस्था है, ये जो है
प्रथम अवस्था है। दूसरी अवस्था जो है औद्योगिकरण, औद्योगिकी जो क्रांति के कारण जो है लोगों का रहन सहन जो है बदलाव हुआ, स्तर जो है उनका ऊंचा हुआ, नगरों में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हुई उन्हें, और इससे मृत्यु दर भी जो है धीरे धीरे कम हो गई और जन्म दर और ऊंची हो गई। जन्म दर क्या होगी? ऊंची हो गई। तीसरी अवस्था जो थी, तीसरी अवस्था, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो गई, नगरीकरण में वृद्धि हुई और तकनीकी ज्ञान और ऊंचा, मतलब तकनीकी जो ज्ञान था वो भी ऊंचा होता गया और इसमें जनसंख्या स्थिर हो जाती है। तो ये जो था आपका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है किसे कहते हैं और इसकी तीनों जो है अवस्थाएं थी। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो है जनसंख्या वितरण की विशेषताएं बताएं। तो जनसंख्या वितरण क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। जनसंख्या वितरण का मतलब है भूपृष्ठ पर यानी धरती पर जो है लोगों का फैलाव ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है असमान है। जैसा आप लोगों को पता है कि हर देश का जो है जनसंख्या जो है अलग अलग है। कहीं पे भी ये नहीं है कि भाई अगर एक जो है क्षेत्र में अगर 100 लोग रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि दूसरे क्षेत्र में भी 100 ही लोग रहे। तो इसलिए जनसंख्या की वितरण क्या है? असमान है। कहीं भी जो है सेम जो है जनसंख्या वितरण नहीं है। विश्व की 60% जनसंख्या जो है 10 देशों में निवास करती है। विश्व की जो है 60% जो जनसंख्या है वो आपके 10 जो है देश है उसमें जो है निवास करती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और जिस जो 10 देश हैं उनमें से 6 जो देश है वो किसके हैं? एशिया के हैं। किसके हैं? एशिया के हैं। और चीन और भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है। जैसे कि आप लोगों को पता है अगर विश्व में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है तो वो है चीन। उसके बाद जो है भारत आता है। उसके बाद भारत आता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ये याद रखना है। फिर अब ये जो 6 देश हैं एशिया के वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो चाइना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चाइना, ये याद रखना है। दूसरा इंडोनेशिया, दूसरा कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा पाकिस्तान, तीसरा कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। चौथा हो जाएगा भारत, चौथा कौन सा हो जाएगा? भारत यानी इंडिया। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर पांचवा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। आखिर का लास्ट जो है छठा जो है जापान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? छठा जापान। ठीक है, तो ये 6 जो देश है ये एशिया के हैं। ठीक है, ये 6 जो देश है ये एशिया के हैं, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगला जो प्रश्न बनता है वो विश्व में जनसंख्या घनत्व का प्रारूप क्या है और इसकी विशेषता बताएं। तो ये 3 तरीके से जो है बांटा गया घनत्व को, जनसंख्या घनत्व। पहला तो सघन आबादी वाला जो क्षेत्र है, दूसरा मध्यम आबादी वाला जो क्षेत्र है और तीसरा विरल वाला जो क्षेत्र है। तो सघन आबादी वाला वे क्षेत्र होता है जहां पे, वह क्षेत्र होता है जहां पे 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो। जहां पे जिस क्षेत्र में, ठीक है, जिस क्षेत्र में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो तो उसे सघन जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर। दूसरा मध्यम, विश्व के वे प्रदेश जिनका जन घनत्व 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो उसे मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो है विरल यानी बहुत कम जनसंख्या होती है यहाँ पे, ना के बराबर। ठीक है, तो विश्व के वे प्रदेश जिनका जन घनत्व 0 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो उसे विरल जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं और इसके प्रकारों की विशेषता बताएं। तो 2 समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या में होने वाले बदलाव को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बता दिया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ इसके विशेषताएं हैं प्रकारों की। ठीक है, तो उस पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो है प्राकृतिक वृद्धि। क्या ये प्राकृतिक वृद्धि? मान लो 2 समय अंतरालों के बीच, 2 समय अंतरालों के बीच में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी कहने का मतलब जितने बच्चों ने जन्म लिया उनमें से मृत्यु दर घटा दो, उसमें से मृत्यु दर घटा दो, यानी जन्म दर घटा मृत्यु दर। तो ये जो हो जाएगा आपका प्राकृतिक वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्राकृतिक वृद्धि हो जाएगा। दूसरा होता है वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि में क्या होता है? 2 समय अंतरालों के बीच में जन्म दर घटा मृत्यु दर जमा आप्रवास और उत्प्रवास में होने वाले परिवर्तन को वास्तविक वृद्धि कहते हैं। ठीक है,
तो ये आप लोगों को याद रखना है, वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं। ठीक है, आप्रवास क्या होता है और उत्प्रवास। आप्रवास यानी आके कहीं से आप बस जाते हो, उत्प्रवास यानी कहीं आप चले जाते हो। ठीक है, तो बेसिक आपको यही याद रखना है, एक तो प्राकृतिक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि, और तीसरा एक होता है घनात्मक वृद्धि। घनात्मक वृद्धि में क्या होता है, दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या फिर जब दूसरे देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए, उसे घनात्मक वृद्धि कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जिसमें जो जन्म दर जो है ज़्यादा होती है मृत्यु दर से, यानी जन्म दर जो ज़्यादा होगी, मृत्यु दर कम होगी। आगे होता है हमारा ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि में क्या होता है, दो समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या कम हो जाए, यहाँ तो लिख दिया है, यहाँ पे गलत मिस प्रिंटिंग हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना है दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए, दो समय अंतरालों की जनसंख्या जब कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। और यह तब होता है जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए। तो ये आज जो है क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे जो है विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। तो आरंभ में जनसंख्या जो थी, शुरुआत में जो है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो शुरुआत में जो है जनसंख्या जो धीमी गति से बढ़ रही थी, पर पिछले कुछ वर्षों से जो है जनसंख्या की जो गति है वो तीव्र हो गई। 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व विश्व की जो जनसंख्या थी वो आपके 80 लाख थी। कितनी थी? 80 लाख। अब आप थोड़ा इमेजिन करिए कि 80 लाख थी कब? 12,000 वर्ष पूर्व। और ईसा की प्रथम शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 30 करोड़ से कम रहेगी, यानी लगभग 30 करोड़ के आसपास रह गई। और 1750 के आसपास में जब औद्योगिक क्रांति का समय आया, जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो उस समय जो जनसंख्या थी वो 55 करोड़ से अधिक हो चुकी थी, यानी 55 करोड़ जो है पार कर चुकी थी। यानी प्रतिवर्ष जो है 8 करोड़ विश्व की जनसंख्या में वृद्धि होती रही है। ठीक है, तो ये जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, विश्व की जनसंख्या कितनी है अभी? पूरे विश्व की जनसंख्या 7.8 बिलियन या फिर अरब बोल सकते हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है, जनसंख्या वृद्धि से पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो भाई जनसंख्या अगर वृद्धि बढ़ेगा तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है किसी भी देश के लिए। ठीक है, अब भाई जनसंख्या तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, आप खुद सोचो, जनसंख्या तो बढ़ रही, पर क्या जो जमीन है वो बढ़ रही है? नहीं, जमीन तो उतने की उतनी ही है, जमीन तो उतने की उतनी ही है। तो जो लोग बढ़ेंगे, जिन लोगों की तादाद बढ़ेगी, तो वो कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, वो क्या करेंगे? पेड़ पौधों को काटेंगे, तब जो है वो अपना जो है घर बनाएंगे। अब अगर पेड़ पौधों को वो काटेंगे तो उससे पर्यावरण का भी क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उससे पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ जो है पर्यावरण को तो नुकसान हो ही का ही जनसंख्या वृद्धि के कारण, साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ महामारी भी हो सकती है, साथ ही में साधनों की कमी होगी। जाहिर सी बात है, लोग अगर बढ़ेंगे तो साधन तो सीमित ही है, उसमें तो बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है, परंतु जो पॉपुलेशन है उसमें तो बढ़ोतरी हो रही है। सेकंड बात कि भाई जो गंदी जो बस्तियां हैं उसकी भी स्थापना होगी, जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो साथ ही साथ प्रदूषण भी बढ़ेगा और भूखमरी भी बढ़ेगी। तो ये कारण, ये जो था प्रभाव था, अगर जनसंख्या बढ़ता है तो ये जो है प्रभाव होंगे। ठीक है, जो कि नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो आज की जो इस वीडियो में जो है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, और मेरे जो चैनल है, अभी अभी नया चैनल बनाया है, तो प्लीज़ इसको जो है शेयर जरूर करना। ठीक है, और मेरी जो है लगातार ये वीडियो अपलोड होगी अब। ठीक है, जो कि अब 2 हो चुकी है। ठीक है, पहले 1 हो चुकी थी और ये जो मेरी सेकंड वीडियो है, अब लगातार जो है चैप्टर वाइज चैप्टर जो है वीडियो में अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।